यूएस चाइना के बारे में अगर आपका सवाल है तो यूएस से पूछें या तो चीन से पूछें। अगर भारत से कुछ सवाल पूछना है तो फिर मेरे से पूछें। भारत का विदेश मंत्रालय कह रहा है कि अगर आपका सवाल अमेरिका और चीन के बारे में है तो अमेरिका से पूछिए या चीन से पूछिए। बात तो ठीक है, सवाल तो अमेरिका और चीन के बारे में ही है, लेकिन जवाब भारत को भी तैयार रखना होगा, क्योंकि कुछ महीनों पहले तक जिस चीन से पैचअप की बात हो रही थी, जिस चीन को साथ लेकर के अमेरिका को टैकल करने की बात हो रही थी, उस चीन से तो अमेरिका ने ही हाथ मिला लिया। तो अब आगे क्या होगा, क्या करेगा भारत? नमस्ते, अपन है कुलदीप और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Sensodyne K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। दुनिया की नई गोलबंदी पर बात करें उसके पहले देश की बात करते हैं। बिहार पर केंद्रित लल्लन टॉप की डॉक्यूमेंट्री सीरीज बूझो तो बिहार का पार्ट 2 आ रहा है। पहला वाला शिक्षा पर था, ये दूसरा वाला रोजगार पर फोकस्ड है। रिलीज का समय 1 नवंबर शाम 6 बजे। अब बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। 30 अक्टूबर को ट्रंप और जिनपिंग 6 बरस बाद मिले। ट्रंप 2.0 में पहली बार मुलाकात साउथ कोरिया में हुई। मीटिंग के बाद अमेरिका ने चीन पर टैरिफ घटा करके 47% कर दिया। इसके बाद टैरिफ लिस्ट में भारत और ब्राजील बन गए टॉपर। 50% टैरिफ के साथ दोनों देश सबसे ऊपर हैं। ट्रंप जिनपिंग मिले तो दोनों ने व्यापार पर 1 साल का युद्ध विराम भी साइन किया, यानी 1 साल तक ना ट्रंप सनक में आकर के टैरिफ बढ़ाएंगे और ना ही चीन अकड़ में आकर के रेयर अर्थ मिनरल्स का एक्सपोर्ट रोकेगा। रेयर अर्थ मिनरल्स क्या हैं हम आपको पहले भी बता चुके हैं। इसके बिना आपका फ़ोन भी नहीं चलेगा, लैपटॉप भी नहीं चलेगा, इलेक्ट्रिक स्कूटी भी और कार भी आपकी खड़ी हो जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके बगैर अमेरिकी सेना के फाइटर जेट्स, पनडुब्बियां और तमाम हथियार बन ही नहीं पाएंगे। और इन मिनरल्स पर एकाधिकार सा है चीन का। कहा जा रहा है कि इसी दम पर उसने अमेरिका को झुका दिया। इसकी कहानी डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर आप क्लिक करके देख सुन सकते हैं। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस डील वील से ज्यादा बड़ी खबर जो है वो दोनों नेताओं ने जो कहा वो है। बड़ी खबर उस टोन में है, उस अंदाज में है जिसने भारत के लिए फोमो पैदा कर दिया है। दरअसल ट्रंप जिनपिंग ने इस मीटिंग में जमकर G2 टर्म का इस्तेमाल किया। G2 माने ग्रुप ऑफ 2, यानी दुनिया में हम ही 2 बिग बॉस, दुनिया हम 2 ही चलाएंगे। मीटिंग से पहले ट्रंप का ट्रूथ सोशल पर पोस्ट आया। उन्होंने लिखा कि G2 कुछ ही देर में शुरू होगी। जिनपिंग से मिलते ही ट्रंप बोले, मुझे लगता है कि हम दोनों के रिश्ते लंबे वक्त तक फैंटास्टिक रहने वाले हैं। Well, thank you very much. It's a great honor to be with a friend of मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि आज मेरे साथ मेरे पुराने दोस्त और चीन के बेहद सम्मानित राष्ट्रपति मौजूद हैं। हम कुछ मुद्दों पर बात करने वाले हैं। वैसे तो हम पहले ही कई बातों पर सहमत हो चुके हैं। राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक महान देश के महान नेता हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि हमारा रिश्ता आने वाले वक्त में भी मजबूत और लंबे समय तक रहेगा। आपका यहाँ होना हमारे लिए सम्मान की बात है। a long period of time, and it's an honor to have you with us. Thank you very much. जिनपिंग भी पीछे नहीं रहे, कहा कि दुनिया की 2 सबसे बड़ी इकॉनमी होने के नाते अमेरिका और चीन को अपने रिश्ते सुधारने ही चाहिए। हम दोनों देशों की परिस्थितियां अलग हैं। हर बात पर हमारी एक जैसी राय हो ऐसा ज़रूरी नहीं। दुनिया की 2 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच कभी कभी मतभेद या टकराव होना बिल्कुल सामान्य बात है, लेकिन जब लहरें ऊंची हों, हवा तेज चले और हालात मुश्किल हों, तो ऐसे वक्त में हमें सही दिशा की ओर जाना चाहिए, ताकि दोनों देशों के रिश्तों का बड़ा जहाज़ आगे बढ़ता रहे, स्थिर रहे। मैं हमेशा मानता हूँ कि चीन की तरक्की और आपकी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की सोच दोनों साथ साथ चल सकते हैं। इसके बाद चीन के विदेश मंत्रालय ने तो बाकायदा कह दिया कि जिनपिंग मानते हैं कि दोनों मिलकर पूरी दुनिया के भले के लिए बड़े काम कर सकते हैं। जब अमेरिका और चीन ने ऐसी कस्में खाईं, तब दिल्ली में विदेश मंत्रालय से भी सवाल पूछा गया। जवाब वही था जो हमने आपको शुरू में सुनाया। यूएस चाइना के बारे में अगर आपका सवाल है तो यूएस से पूछें या तो चीन से पूछें। अगर भारत से कुछ सवाल पूछना है तो फिर मेरे से पूछें। अमेरिका से पूछिए या चीन से पूछिए, लेकिन इस सवाल की बुनियाद क्यों पैदा हो रही है, इसके लिए G2 यानी ग्रुप ऑफ 2 को अच्छे से समझिए। ये आइडिया नया नहीं है।
जो ट्रंप ने अभी अभी ईजाद किया हो। ये आइडिया आज से 15 साल पुराना है। साल था 2009, अमेरिका के राष्ट्रपति थे बराक ओबामा और चीन के थे हू जिनताओ। तब क्लाइमेट चेंज और न्यूक्लियर जैसे बड़े मुद्दों पर दुनिया को इन दोनों से ही उम्मीद थी। उसी वक्त ये G2 शब्द उछाला गया था, लेकिन तब खुद राष्ट्रपति ओबामा ने कभी इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। और 2011 आते आते जैसे ही अमेरिका और चीन के रिश्ते बिगड़ने लगे, अमेरिकी प्रशासन ने इस G2 वाले आइडिया को पूरी तरह ठंडे बस्ते में डाल दिया। लेकिन अब ट्रंप इसे वापस झाड़ पोंछ कर बाहर निकाल लाए हैं। आप कहेंगे कि कर रहे हैं तो करने दो, इससे भारत को क्या दिक्कत। देखिए, अमेरिका और चीन के रिश्तों का मीटर जब भी ऊपर नीचे होता है, पूरी दुनिया का पावर बैलेंस हिल जाता है। इस नाते भारत को भी अपनी चाल बदलनी पड़ सकती है, क्योंकि अब तक गेम सिंपल था। अमेरिका ने चीन को खुलेआम अपना राइवल नंबर 1 घोषित किया हुआ था और इस राइवल को घेरने के लिए अमेरिका को दोस्तों की जरूरत थी। दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त वाला हिसाब। इस चक्कर में अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया से नजदीकी बढ़ाई, जापान को साथ लिया और इस लिस्ट में एक बड़ा नाम था भारत। इसी सोच पर क्वाड यानी अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया का संगठन भी फल फूल रहा था। अमेरिका की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी के लिए भारत अहम हो गया था। ये इंडो पैसिफिक क्या है? ये इलाका हिंद महासागर, इंडियन ओशियन से शुरू होता है और अमेरिका के किनारे यानी प्रशांत महासागर, पैसिफिक तक फैला हुआ है। दुनिया का 60% से ज़्यादा व्यापार इसी इलाके से होकर के गुजरता है। दिक्कत यह है कि चीन इस इलाके में दादागिरी दिखाता रहा है। वो कहता है कि इसका एक बड़ा हिस्सा साउथ चाइना सी, उस पर मेरा दावा है। चीन वहां के आइलैंड्स पर अपनी मिलिट्री बिठा रहा है और अपने पड़ोसियों वियतनाम, फिलीपींस को धमका रहा है। इसको काउंटर करने के लिए अमेरिका और भारत जैसे देशों ने हाथ मिलाया। मकसद ये कि सब कुछ फ्री एंड ओपन रहना चाहिए। अमेरिका के लिए भारत इस गेम का ट्रम्प कार्ड, हुकुम का इक्का था। लेकिन ट्रंप अपने सीजन 2 में इन पुरानी दोस्तियों को ताक पर रखाए हैं और अब जब वो खुद चीन से G2 बना करके हाथ मिला रहे हैं, तो सवाल है कि भारत के साथ अमेरिकी रिश्तों का भविष्य क्या होगा। जिस चीन फैक्टर पर इस दोस्ती का काफी भार टिका था, अगर वही फैक्टर न्यूट्रल हो गया तो सवाल इसलिए और भी बड़ा हो जाता है क्योंकि जिस तेजी से भारत अमेरिका की दूरी बढ़ रही है, उसी तेजी से अमेरिका पाकिस्तान के करीब जा रहा है। पाकिस्तान पर 29% टैरिफ लगे थे, वो अब 19% पे आ गए हैं घट करके। बाकी आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ से ट्रंप की मीटिंग की बात तो छोड़ ही दीजिए, कई बार मिल चुके हैं। डिफिकल्ट चीज़ है क्योंकि इंडिया की जो अहमियत बढ़ी थी पिछले 4-5 साल में, जो इम्पोर्टेंस जियोपॉलिटिकली और इंटरनेशनल हो रही थी, उसके 2 वजूहत थे। एक कि इंडिया की अब मिडिल क्लास बढ़ती जा रही है। इंडिया की टोटल आबादी कुछ 1400 मिलियन है, यानी 1.4 बिलियन है, 140 करोड़। लेकिन इंडिया की जो मिडिल क्लास है वो 14 करोड़ की तादाद है, बट 140 मिलियन। और उनकी एवरेज पर कैपिटा इनकम कुछ $60,000 के करीब है, ऊपर का जो इंडिया का 10% है। तो अब उनमें काफ़ी पैसा है, दे कैन बाय लॉट ऑफ अमेरिकन थिंग्स, ग्लोबल चीज़ें खरीद सकते हैं, वेस्टर्न कार्स खरीद सकते हैं, आईफोन्स, टेस्लास, ये वो। तो वो मार्केट काफ़ी बड़ा है, मतलब इट्स लाइक डबल द साइज़ ऑफ जर्मनी या डबल द साइज़ ऑफ फ्रांस कह सकते हैं। तो ये मार्केट की लालच में वेस्टर्न कंपनीज आर लुकिंग टू इंडिया कि बायलैटरल ट्रेड्स एग्रीमेंट हो हम, ताकि इंडिया में हमारी चीज़ें बेच सकें। इंडिया में अब लाखों स्टूडेंट्स हैं, तो बरतानिया अपनी यूनिवर्सिटीज़ खोल रही है, 9 यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में। वो समझ रहे हैं कि वो बहुत पैसा बनाएंगे इंडिया में। और फिर दूसरी चीज़ ये थी कि चाइना के साथ जो वेस्ट की ताल्लुकात ख़राब हो रहे थे, सो दे वर थिंकिंग कि वी विल नीड टू इंडिया टू कंटेन चाइना, यानी चाइना के खिलाफ इंडिया की मदद से चाइना को मिलिटरीली और इकोनॉमिकली। तो वो क्वाड में आपने देखा सारे मिलिट्री एक्सरसाइजेस। तो दीज वर द 2 थिंग्स, एक चाइना को कंटेन करना और दूसरा इंडियन मार्केट को हासिल करना। लेकिन अब अगर चाइना के साथ टेंशन्स ख़त्म हो जाते हैं अमेरिका के, एंड चाइना रादर देन बीइंग ए कंपेटिटर एंड ए चैलेंजर बिकम्स ए पार्टनर, तो इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक वैल्यू है वो 50% कम हो जाती है। सो दिस इज़ ए न्यू वर्ल्ड फॉर इंडिया एंड इंडिया विल हैव टू डील विद इट। सो वी विल सी कि इंडिया का क्या रिस्पॉन्स आता है।
लेकिन देयर आर मेनी इफ्स एंड बट्स। इस नई दोस्ती का सबसे बड़ा विक्टिम क्वाड ही बनता दिख रहा है। खबर है कि जब हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ट्रंप से मिले तो दोनों के बीच क्वाड का जिक्र तक नहीं हुआ। और तो और इस साल क्वाड समिट की मेजबानी भारत को करनी थी। साल खत्म होने में 2 महीने बचे हैं और इस समिट की तारीख क्या महीना भी तय नहीं हुआ है। समिट अब होगी भी या नहीं, इस पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। इसके अलावा बाकी समिट्स में प्रधानमंत्री मोदी की गैर मौजूदगी को लेकर के भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं। वो एक के बाद एक कई बड़ी अंतर्राष्ट्रीय बैठकों से गायब रहे हैं। बात यह है कि दुनियादारी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी हाजिरी। आपका लीडर अगर किसी समिट में मौजूद है तो मतलब यह है कि आप गेम में सीरियस हो, इंटरेस्टेड हो, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। लेकिन अगर वो कुर्सी खाली रहे तो कानाफूसी शुरू हो जाती है, अलग मैसेज जाता है। भारत की ओर से ऐसी ही खाली कुर्सियों ने नई थियोरीज को जन्म दे दिया। सवाल उठने शुरू हुए कि क्या सिर्फ कैलेंडर बिजी था या सिर्फ इत्तेफाक था या जानबूझकर अवॉइड किया गया। अगर ये कैलकुलेटेड पॉलिसी थी तो इससे भारत को फायदा हुआ या नुकसान, समझने के लिए पहले सिलसिला देखिए। पहला है आसियान समिट। इसी हफ्ते मलेशिया के कुआलालंपुर में आसियान समिट हुई। खबर आई कि मोदी इस बैठक में खुद शामिल नहीं होंगे। वजह, उन्होंने मलेशिया के प्रधानमंत्री को बताया कि भारत में इस वक्त त्योहारों का मौसम चल रहा है, लेकिन इस बरस दिवाली 20 अक्टूबर को थी और आसियान समिट 26 अक्टूबर को शुरू हुई। यानी त्योहार खत्म हुए कुछ दिन बीत चुके थे। कुछ ने कहा कि छठ की वजह से नहीं गए होंगे, कुछ ने कहा कि बिहार चुनाव प्रचार में व्यस्त रहे होंगे, कुछ ने यह भी कहा कि मलेशिया से रिश्ते खराब चल रहे हैं क्योंकि उसने ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान का पक्ष लिया था, और कुछ ने कहा कि ट्रंप की मौजूदगी और ट्रेड डील पर जो तनाव चल रहा है अमेरिका से वो असल वजह है। जितने मुंह उतनी बातें। दूसरी समिट थी गजा पीस समिट। अक्टूबर की शुरुआत में इजिप्ट के शर्म अल शेख में गजा शांति वार्ता हुई। मोदी वहां भी नहीं गए। भारत की तरफ से विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने हिस्सा लिया। दुनिया के बड़े बड़े नेता वहां मौजूद थे। उस महफिल में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ डोनाल्ड ट्रंप के बगल में खड़े होकर उनकी तारीफों के पुल बांध रहे थे। इनमें से एक समिट पश्चिम एशिया और दूसरी समिट दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को जोड़ती थी। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी इस साल सितंबर में हुई यूएन महासभा, यूएन जनरल असेंबली में भी शामिल नहीं हुए। उनकी जगह विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाषण दिया। इस वजह से भारत को भाषण देने का मौका मिला 27 सितंबर को, जबकि मेन डिबेट 23 सितंबर से शुरू थी। तब तक सारे बड़े नेता, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री भाषण दे करके न्यूयॉर्क से रवाना हो चुके थे। जब भारत के बोलने की बारी आई तो भाषण सुनने वालों में सिर्फ दूसरे देशों के कुछ डिप्लोमेट्स बचे थे। कई ऐसे थे जो यूएन में अपने देश के स्थायी मिशन में काम करते हैं। सवाल इसलिए भी उठे क्योंकि एक तरफ भारत यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट कुर्सी की मांग कर रहा है और दूसरी तरफ यूएनजीए में राष्ट्राध्यक्ष की कुर्सी खाली थी। इन सारी बैठकों में एक चीज कॉमन थी, जहां जहां से भारत गायब था वहां ट्रंप हाजिरी लगाए हुए बैठे थे। इस पर फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स की अलग अलग राय थी। एक खेमे ने कहा कि ये लॉजिक सही है। पूर्व विदेश सचिव और तुर्की, रूस, फ्रांस, मिस्र में भारत के राजदूत रह चुके कंवल सिब्बल का बयान देखिए। उनका कहना था कि मोदी का आसियान समिट में ना जाना सबसे सही स्मार्ट डिप्लोमेटिक चाल थी। क्यों? सिब्बल कहते हैं कि ट्रंप ने आसियान समिट से ऐन पहले क्या किया? उन्होंने रूस की तेल कंपनियों पर नई पाबंदियां लगाई ताकि भारत पर दबाव बने। ऊपर से टैरिफ का जख्म तो पहले से ही था। ऐसे में मोदी ट्रंप की मुलाकात से संदेश जाता है कि भारत ने चुपचाप इन झटकों को कबूल कर लिया है। वहीं एक्सपर्ट्स के दूसरे खेमे का मानना यह है कि ये स्मार्ट नीति नहीं बल्कि एक किस्म का डर है। येल यूनिवर्सिटी में साउथ एशियन स्टडीज के प्रोफेसर सुशांत सिंह द टेलीग्राफ में छपे अपने एक लेख में कहते हैं कि मोदी ट्रंप के साथ एक कमरे में होने से डर रहे हैं और ये उस देश को शोभा नहीं देता जो खुद को उभरती हुई ग्लोबल ताकत कहता है। भारत को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जंग के बाद गजा का भविष्य क्या होगा, इस पर भारत की राय को तरजीह नहीं दी जाएगी। वही हाल साउथ ईस्ट एशिया में भी है। ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक के लिए सबसे ज़रूरी इलाका है, लेकिन वहाँ भी मोदी वर्चुअल कॉल, वीडियो कॉल पर हाजिर हुए। जब नेता खुद चल करके जाते हैं तो वो कमिटमेंट दिखाते हैं, लेकिन जब वो घर बैठे जुड़ते हैं तो वो इररिलेवेंस दिखाते हैं। लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि सब कुछ इतना लीनियर है। भारत और अमेरिका के बीच बायलैटरल लेवल पर दो अच्छी खबरें भी हैं।
पहली डिफेंस सेक्टर से है। अमेरिका ने भारत के साथ 10 साल का डिफेंस फ्रेमवर्क साइन किया है। इसमें दोनों देशों के बीच रक्षा के क्षेत्र में साझेदारी बढ़ाने, जानकारी शेयर करने और टेक्निकल कोऑपरेशन पर सहमति बनी है। ये डील जुलाई अगस्त में ही फाइनल होनी थी, लेकिन ट्रेड डील पर बात नहीं होने की वजह से इसमें देरी हो रही थी। फिर आसियान की साइडलाइंस पर भारत और अमेरिका के रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई, जिसके बाद दोनों देशों ने समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। दूसरी खबर यह कि अमेरिका ने 27 अक्टूबर को चाबहार पोर्ट पर लगी पाबंदियों के मामले में भारत को छूट दे दी है। ट्रंप ने फरवरी 2025 में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किया, जिसके तहत ईरान के खिलाफ मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी अपनाई गई। इसमें चाबहार के खिलाफ पाबंदियों के लिए रास्ता खुला था। आदेश था कि ईरान को पैसा पहुंचाने वाले सभी रास्ते बंद कर दिए जाएं। व्हाइट हाउस की वेबसाइट पर सीधे भारत का नाम नहीं लिखा गया था, लेकिन यह जरूर लिखा था कि चाबहार पोर्ट से जुड़े प्रतिबंधों पर जो छूट मिली हुई है उन्हें भविष्य में मॉडिफाई किया जा सकता है। ये मेमोरेंडम जब सामने आया, उसके 10 दिन बाद पीएम मोदी अमेरिका दौरे पर गए थे, लेकिन दोनों ही देशों के रीड आउट से पता चला कि चाबहार पर या तो बात नहीं हुई या फिर बात नहीं बनी। मोदी के दौरे के 7 महीने बाद अमेरिका ने ऐलान किया कि अब वक्त आ गया है। 29 सितंबर की तारीख तय हुई। इस दिन पाबंदियां लागू होने वाली थी, फिर इसे 27 अक्टूबर तक टाल दिया गया और अब एक बार फिर से इसकी मियाद बढ़ा दी गई है। बड़ी खबरें यहीं तक, अब सुर्खियों की बारी। ब्रिटेन के राजा किंग चार्ल्स तृतीय ने अपने भाई प्रिंस एंड्रू को शाही निवास से निकाल दिया है और उनको मिले सारे शाही तमगे भी छीन लिए हैं। शाही महल बकिंघम पैलेस ने इस मामले पर कहा कि महामहिम ने आज प्रिंस एंड्रू की शैली, उपाधियों और सम्मानों को हटाने की औपचारिक प्रक्रिया शुरू कर दी है। एंड्रू ब्रिटेन की दिवंगत महारानी एलिजाबेथ द्वितीय और प्रिंस फिलिप के बेटे हैं। उम्र 65 साल। उन पर यह कार्रवाई होने की मुख्य वजह उनकी अमेरिकी यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन से कथित नजदीकियां। इस मामले को लेकर बीते कुछ समय से किंग चार्ल्स तृतीय पर एंड्रू को शाही लॉज से निकालने के लिए दबाव बढ़ रहा था। अक्टूबर की शुरुआत में ही प्रिंस एंड्रू ने अपना ड्यूक ऑफ यॉर्क का तमगा सरेंडर कर दिया था। एप्स्टीन मामले में एंड्रू का नाम आने के बाद से ब्रिटेन के शाही घराने को काफी विरोध का सामना करना पड़ रहा था। इसी का नतीजा है कि ये बड़ा एक्शन लिया गया। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि। कैंसर नाम में ही खौफ है, लेकिन ज़रूरत बीमारी से डरने की नहीं, उसे समझने और उससे लड़ने की है। क्यों होता है ब्रेस्ट कैंसर, कौन सा टेस्ट कराएं और बच सकें तो बचें कैसे? आपके सभी सवालों का जवाब देंगे देश के जाने माने कैंसर एक्सपर्ट्स। लल्लन टॉप इन पार्टनरशिप विद एस्ट्राजेनेका ला रहा है ब्रेस्ट कैंसर पर एक नई सीरीज। शुरुआत हर मोड़ पर, जहां डॉक्टर्स देंगे क्लियर कट जवाब और दूर करेंगे आपका हर डाउट। देखना ना भूलें दोपहर 1 बजे सिर्फ लल्लन टॉप पर।